एक डर जो प्रॉपर्टी को लेकर बहुत बड़ा हुआ है, बहुत सारे लोग, रायचंद तो आपको पता है कितने सारे हैं, वो कहते हैं 2026 तो भयावह है और 2026 में तो सब मंदी आ जाएगी, अभी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट मत करो, बहुत मंदी आने वाली है। इसमें सच्चाई कितनी है और ऐसे डराने वालों का करना क्या चाहिए, दोनों चीजें बताइए सर। कि जयपुर में ज्यादा आरओआई देने वाली जो जगह है, क्या वो डिग्गी मालपुरा रोड है या टोंक रोड है या अजमेर रोड है, जगतपुरा है, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जाए? वरुण जी देखिए, अगर मैं आप पर्टिकुलर जयपुर की बात करूं तो ये तो आपको पता ही है कि इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट राजस्थान है। राजस्थान का सिरमौर जो है वो जयपुर है। पहले एक्चुअली गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं थी, सांप सीढ़ी का खेल चलता रहता था। एक 5 साल के लिए बीजेपी गवर्नमेंट आती थी, नेक्स्ट 5 साल के लिए आपके कांग्रेस गवर्नमेंट आ जाती थी, फिर बीजेपी आती, फिर कांग्रेस आती। और इतना ही नहीं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि स्टेट में जो गवर्नमेंट होती थी, सेंट्रल में वो गवर्नमेंट नहीं होती थी। तो जयपुर के अंदर सब कुछ होते हुए भी यहाँ की ग्रोथ पूरी तरीके से रुकी हुई थी। जमीनों की रेट काफी ज्यादा अंडर वैल्यू हुआ करती थी। ठीक है, अब पर्टिकुलर मैं आपके क्वेश्चन पे आता हूं कि जयपुर के अंदर डिग्गी मालपुरा बेटर है, आपके सिक्कर रोड बेटर है, आपके जगतपुरा बेटर है, टोंक रोड बेटर है। तो देखिए बेसिकली जयपुर को टोटल 7 रोड्स के अंदर यानी 7 रोडों के अंदर डिवाइड किया हुआ है। अब हम बात करते हैं अजमेर रोड की। ऐसी सब राजस्थान में कौन सी जगह है जहां पर इसकी कनेक्टिविटी नहीं है? और रिंग रोड आने के बाद तो और बढ़ गई है। हाँ सर, मैं वहीं पे आ रहा हूँ। सबसे पहले आप किशनगढ़, अजमेर, ब्यावर, भीलवाड़ा, उदयपुर, जोधपुर, अहमदाबाद, सूरत, माउंट आबू, बॉम्बे, इन केस इफ यू वांट टू गो एनीवेयर यू कैन यूज अजमेर रोड। इससे थोड़ा सा पहले आ जाओ तो रिंग रोड है। रिंग रोड स्टार्ट ही जो आपके है वो अजमेर रोड से स्टार्ट होती है और उसका जो एंड है वो आगरा रोड पे बगराना पे खत्म होता है, जहां से सीधे आप अब दिल्ली के लिए निकल सकते हो थ्रू बांदीकुई एक्सप्रेस वे। ठीक है, इधर की साइड में आप सीधे दिल्ली एनसीआर को टच कर देते हो। थोड़ा सा पहले आते हो 200 फीट है, उससे आप सिक्कर बेल्ट को चले जाते हो। तो जितना मैं समझ पा रहा हूं उतना आज की डेट के अंदर अगर हम लोग जयपुर की बात करें तो अजमेर रोड से बेटर कुछ भी नहीं हो सकती, क्योंकि आज भी यहाँ की जो प्राइसेस हैं वो काफी ज्यादा अंडर वैल्यू है, क्योंकि इसने अभी तक तो घुटनों पे चलना शुरू किया है। सबसे बड़ा आईटी हब जो है वो महिंद्रा सेज जो है वो भी अजमेर रोड पे है। यानी फ्यूचर का गुड़गांव कहें या हम लोग गिफ्ट सिटी कहें, वो अल्टीमेटली फ्यूचरिस्टिक जो है वो अजमेर रोड ही होने वाली है। तो आज अगर आप पैसा लगाते हैं और फ्यूचर के लिए लगाते हैं तो अकॉर्डिंग टू मी, बाकी देखिए आप लोगों का अपना डिसीजन हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से जो फ्यूचर में ग्रोथ, जो नया जयपुर जो बसने वाला है वो थ्रू अजमेर रोड ही बसेगा। और यहाँ पर ही वो जगह है जहाँ पैसा आपका लगेगा कम पर बढ़ेगा ज्यादा। कैसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है और कैसी प्रॉपर्टी को लेने से बचना है, ये समझना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर हम बहुत लुभावने फ्लैट्स और बिल्डर्स, गेटेड कॉलोनीज और इन सबको देखकर बहुत लालच आ जाता है। दोस्त भी मेरा खरीद रहा है, ऐसा भी हो रहा है, वो भी हो रहा है। तो एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट के पर्पज से, पैसा मल्टीप्लाई करने के पर्पज से कौन सी चीज खरीदनी चाहिए और कैसी से बचना चाहिए? सर, एक तो अभी आपने एक वर्ड बोला, लालच आ जाता है। लालच आता नहीं है, लालच आपके अंदर पैदा किया जाता है। भ्रामक जो एडवर्टीजमेंट्स होते हैं, उसके अलावा खुद की जो बड़े बड़े कमीशन देके जो सेल्स टीम होती है वो आपके दिमाग में केवल और केवल वो चीजें भर देती है कि इन केस इफ यू वांट टू बाय एनी प्रॉपर्टी देन यू शुड गो देयर ओनली। तो ऐसा है, एक्चुअली आप जो प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हो वो आपकी मेहनत की कमाई आप वहां पर लगा रहे हो। आप कोई शर्ट परचेज नहीं कर रहे हो कि 2-4 हज़ार में आ जाएगा। और खाली रुपयों के साथ साथ एक प्रॉपर्टी के अंदर आपकी फैमिली के इमोशंस जुड़े होते हैं, सिक्योरिटी जुड़ी होती है, हैप्पीनेस जुड़ी होती है। तो नॉर्मली जो खाली प्लॉट होता है जिसके अंदर इन्फिनिट होता है कि आप कुछ भी बना सकते हो, तो वहां की रेट हमेशा अप्रिशिएट होती है और फ्लैट्स वगैरह की रेटें हमेशा डेप्रिशिएट होती है। अब सेकंड चीज आपने मेरे से पूछी कि किस तरह की प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए। सर, जो नए बायलॉज आए हैं, आप उसको सर्च भी कर सकते हैं जेडीए या यूडीएच के। उसके अंदर अगर 30 फीट की जो रोडें होती है जिसके ऊपर G+2 की ही परमिशन रह गई, तो सबसे पहले तो फ्यूचर के लिए आप 30 फीट की जो रोडें हैं उसको खरीदने से बचें।
क्योंकि आज कोई भी कॉलोनाइजर है वो आपको बतलाता है सर 30 फीट कम नहीं होती, लेकिन एक छोटी सी बात आप बतलाइए कि सबसे पहली चीज क्या होती है, एक गाड़ी का जो साइज होता है, हम और आप दोनों गाड़ियां मेंटेन करते हैं, 7 फीट का चौड़ाई में होता है, 3 फीट का गेट खुलता है, यानी एक गाड़ी की साइज 10 फीट हो जाती है। 10 फीट की गाड़ी इस साइड लग गई, 10 फीट की गाड़ी रोड के दूसरी साइड लग गई, अब बीच में 10 फीट की रोड है। वरुण जी, मेरे हिसाब से आपको वहीं पर इन्वेस्ट करना चाहिए जहां पर बड़ी बड़ी सेक्टर रोड्स हो, सारी की सारी आधारभूत मूलभूत सेवाएं हो, काफी बड़ा ओपन स्पेस हो, बड़ी बड़ी आपके पार्किंग स्पेसेस हो, और मैं अगर कहूं कि 60-70% ओपन स्पेसेस हो। तो ये जिस समय भी आप जहां भी प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, सबसे पहले उस कॉलोनाइजर से आप ये पता जरूर कर लेवें कि इसके अंदर ओपन स्पेस कितनी है, यहाँ पर कमर्शियल स्पेस कितना है, यहाँ अतिक्रमण करने वाले किसानी खेती की जमीनें तो नहीं है। अगर वो सब कुछ आपको सही लगता है तो प्रॉपर्टी कहीं भी परचेज कर लीजिए, प्रॉपर्टी एक ना एक दिन हमेशा ऊपर जाना उसका निश्चित है। कि यार यहाँ पैसा लगाना सेफ तो है ना, फंस तो नहीं जाएगा अजमेर रोड पे मैं पैसा लगाऊंगा तो, ये क्वेश्चन बहुत आता है, इन्वेस्टर का पैसा फंस जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। वरुण जी देखिए, मैं यहाँ पे पर्टिकुलर अजमेर रोड की बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा कि आपका पैसा कहाँ फंस सकता है। ये बहुत ही बढ़िया सवाल आपने पूछा है, और काफी सारे लोग हैं वो एडवर्टीजमेंट में फंसकर या अपने रिश्तेदारों की बातों में आकर अपना पैसा बर्बाद कर लेते हैं। और आज की डेट में आपको मालूम है कि दुनिया में सबसे ज्यादा जो झगड़े होते हैं वो प्रॉपर्टी को लेकर ही होते हैं। हर 2-3 दिन में ऐसी खबरें आती रहती है, अखबार खंगाले तो बहुत मिलती है। तो सब प्रॉपर्टी के लिए आप सबसे पहले तो ये देखिए कि एक तो सोसाइटी पट्टे की जो जमीनें होती है, मैं पहले भी वीडियो में बतला चुका, वो कभी भी लेने की कोशिश नहीं करें, क्योंकि जो आपकी सोसाइटी पट्टे की जमीनें हैं वो लास्ट 2003 तक ही लीगल थी। सस्ते के चक्कर में बहुत लोग फंसते हैं। उसके बाद में 2003 के बाद में वो लीगल ही नहीं है, पूरी तरीके से इलीगल है। कई कॉलोनाइजर हैं आज भी पुरानी डेट के अंदर पट्टे लेकर आपको देते हैं, वो पूरी तरीके से कल आप फंस सकते हैं। उसका रीजन क्या है, ज्यादातर जो सोसाइटी पट्टे की जमीनें हैं वो आपका, अगर मैं बात बोलूं, चरवाहा जमीन हो गई, गोचर की जमीन हो गई, मंदिर माफी की जमीन हो गई, ग्रीन बेल्ट की जमीन हो गई, इसके अलावा अब्दुल रहमान नदी नाले का डूब क्षेत्र हो गए, ST/SC की जमीनें हो गई, इन जमीनों के अंदर काटी जाती है। किसी किसान से जमीन लेते हैं और उसकी अलग अलग टुकड़ों में रजिस्ट्री करवा लेते हैं और ये मान के चलते हैं कि हाँ हमारा ये प्लॉट हो गया। नहीं, वो एग्रीकल्चर है, वो एग्रीकल्चर है, उसके ऊपर आप तरीके से केवल 10% ही कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। डर के आगे जीत है, ये जो कहते थे लोग, वो इन्वेस्टमेंट्स पर जैसे ही आते हैं उनकी सारी स्टाइल निकल जाती है और डर और ज्यादा बढ़ जाता है। क्यों ये डर होता है, प्रॉपर्टीज में ये डर इतना ज्यादा क्यों है, और क्या ये डर सही है या नहीं, इन सब चीजों पे बात करेंगे। और हमेशा की तरह हमारी प्रॉपर्टी नॉलेज बढ़ाने के लिए, हमारे इन्वेस्टमेंट सही तरीके से लगे, ये करवाने के लिए हमारे साथ अवनीश सर हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो सर, एक डर जो प्रॉपर्टी को लेकर बहुत बड़ा हुआ है, बहुत सारे लोग, रायचंद तो आपको पता है कितने सारे हैं, वो कहते हैं 2026 तो भयावह है और 2026 में तो सब मंदी आ जाएगी, अभी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट मत करो, बहुत मंदी आने वाली है। इसमें सच्चाई कितनी है और ऐसे डराने वालों का करना क्या चाहिए, दोनों चीजें बताइए सर। वरुण जी देखिए, जब भी कोई चीज एकदम से बढ़ती है तो सभी के मन में ये डर सताता है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर है कि नेगेटिव थिंकर जो होते हैं वो हमेशा हर पॉजिटिव चीज में से भी नेगेटिव चीजों को ही बड़ा करके देखते हैं, और जो पॉजिटिव थिंकर होते हैं वो आगे बढ़ते जाते हैं और एक्चुअली अपॉर्चुनिटी का फायदा भी वही उठाते हैं। अब मेरा जो मानना है सर, इसके अंदर एक्चुअली अलग अलग चीजें हैं। डेफिनेटली अगर हम लोग बात करें तो कोविड के बाद के अंदर काफी ज्यादा प्रॉपर्टी के अंदर तेजी आई है, और ये सीधा सा सच है कि प्रॉपर्टी एकदम से नहीं बढ़ती, रुक रुक के बढ़ती है, एक साइकिल आता है। नॉर्मली ये साइकिल 5-1 साल तक बना रहता है पर्टिकुलर, लेकिन आपका सब्जेक्ट जो है वो दूसरा क्वेश्चन अलग है कि क्या फ्यूचर के अंदर ये जो एकदम से शार्प ग्रोथ आई है, क्या ये एकदम से शार्प डिप ले लेगी? मेरा तो मानना है कि बिल्कुल भी नहीं।
उसका रीजन है सब। उसका रीजन ये है कि जब दिन आपकी प्रॉपर्टी ने चलना शुरू किया था, उसके साथ में वहां पर फैसिलिटीज, एमिनिटीज, ये चीजें कम थी, डेवलपमेंट कम था। जैसे जैसे प्रॉपर्टी डेवलपमेंट की ओर जाती है, उसके साथ साथ जो उसकी एमिनिटीज है या उसकी जो भी सुविधाएं हैं वो एकदम से साथ में ग्रो करती है। अगर मैं इसको नॉर्मल तरीके से कंक्लूड करूं, जिस समय गाड़ी रुकी हुई होती है उस समय भी उसमें कोई नहीं बैठना चाहता, और जिस समय गाड़ी चल जाती है तब भी लोगों को डर लगता है कि कहीं हम गिर नहीं जाए। ठीक है ना? बिल्कुल सही बात। तो बेसिक क्या है कि मेरा मानना यह है कि जैसे ही रुकी हुई ट्रेन प्रॉपर्टी की अब चलने लगी है, तो उसके साथ साथ काफी सारी फैसिलिटीज डेवलप होने लग गई। जहां पहले रोडें नहीं थी, जैसे ही प्रॉपर्टी ने ग्रोथ करना शुरू किया, रोडें बिछ गई, उसके पास में मॉल्स आ गए, उसके पास में रेजिडेंशियल आ गया। जो पार्क पहले मिट्टी का ढेर हुआ करते थे उसके अंदर दूब लग गई, बड़े बड़े पेड़ लग गए। सर, कोई भी जो इन्वेस्टर है वो बेवकूफ नहीं होता, बंजर जमीन पे कोई पैसा नहीं लगाता। उसको जैसे जैसे उसके ऊपर ग्रोथ नजर आती है उस जगह की रेट्स बढ़ती जाती है, और ये सही भी है, क्योंकि अगर आपका पैसा बढ़ रहा है तो उसके साथ में आपकी फैसिलिटीज भी बढ़ रही है। तो अकॉर्डिंग टू मी, मैं अगर बात करूं तो मेरे हिसाब से तो जैसे जैसे प्रॉपर्टी मल्टीपल होती जा रही है उसकी ग्रोथ बढ़ती जा रही है, और अब प्रॉपर्टी का पहले से भी ज्यादा तेजी से बढ़ना तय है, क्योंकि कमाने का सही मौका ही अब आता है। और मैं आपको यहाँ पर एक और चीज बताऊं, जो आपको डराने वाले और राय देने वाले हैं उनसे पहले खुद चेक कीजिए कि वो खुद कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो राय उन्हीं से लीजिए जिनका अनुभव हो, जो इन्वेस्टमेंट्स लगातार कर रहे हो। और इसलिए अवनीश सर की राय जो है वो खरी इसीलिए है क्योंकि ये खुद लगातार इन्वेस्ट कर रहे हैं और उस बेसिस पर ही आपको राय दे रहे हैं। सर, ये जो आपने बताया वो बहुत ऑप्टिमिस्टिक है, लेकिन इसके बाद क्यूरियोसिटी और पेट में गुदगुदी इस बात पे होती है कि जयपुर में ज्यादा आरओआई देने वाली जो जगह है, क्या वो डिग्गी मालपुरा रोड है या टोंक रोड है या अजमेर रोड है, जगतपुरा है, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जाए? वरुण जी, देखिए, अगर मैं पर्टिकुलर जयपुर की बात करूं तो ये तो आपको पता ही है कि इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट राजस्थान है। राजस्थान का सिरमौर जो है वो जयपुर है। पहले एक्चुअली गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं थी, सांप सीढ़ी का खेल चलता रहता था। एक 5 साल के लिए बीजेपी गवर्नमेंट आती थी, नेक्स्ट 5 साल के लिए आपके कांग्रेस गवर्नमेंट आ जाती थी, फिर बीजेपी आती, फिर कांग्रेस आती। और इतना ही नहीं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि स्टेट में जो गवर्नमेंट होती थी, सेंट्रल में वो गवर्नमेंट नहीं होती थी। तो जयपुर के अंदर सब कुछ होते हुए भी यहाँ की ग्रोथ पूरी तरीके से रुकी हुई थी। जमीनों की रेट काफी ज्यादा अंडर वैल्यू हुआ करती थी। ठीक है, अब पर्टिकुलर मैं आपके क्वेश्चन पे आता हूं कि जयपुर के अंदर डिग्गी मालपुरा बेटर है, आपके सिक्कर रोड बेटर है, आपके जगतपुरा बेटर है, टोंक रोड बेटर है। तो देखिए, बेसिकली जयपुर को टोटल 7 रोड्स के अंदर यानी 7 रोडों के अंदर डिवाइड किया हुआ है, जिसके अंदर पहली रोड आपके आती है सिक्कर रोड। तो पहले तो आपका क्या है वो एकदम कंजस्टेड होके निकलती है, और उसके बाद अगर आप उसको मास्टर प्लान में देखेंगे तो आगे जाके वो पूरा आपका इकोलॉजी जोन में कन्वर्ट हो जाती है। सेकंड रोड अगर हम बात करते हैं तो पुरानी जो दिल्ली रोड थी उसके एक साइड के अंदर अगर आप देखोगे तो टोटल नो कंस्ट्रक्शन जोन यानी पहाड़ी एरिया है। सही बात है। ठीक है, और पहले तो ये एटलीस्ट दिल्ली की तरफ जाती थी, अब तो ये कहीं भी नहीं जाती। तीसरी रोड की अगर मैं बात करूं तो तीसरी आ जाती है सब आपकी आगरा रोड। ठीक है, सबसे पहले वो नो कंस्ट्रक्शन जोन यानी पहाड़ी जो घाट की गुनी है उसके नीचे से रास्ता निकलता है। लेफ्ट साइड में अगर आप देखेंगे तो ग्रीन सिटी है, और उसके बाद ये जाती कहां पर है? सब केवल आगरा जाती है। ठीक है, और आई एम सॉरी ये थोड़ा सा अजीबोगरीब हो सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर झगड़े झंझट वाली रोड है वही, ये रूटीन के अंदर हम लोग जब भी थोड़ा से भी दंगे होते हैं तो जयपुर जैसी शांत जगह केवल इसी रोड पे बदनाम होती है। सही बात। ठीक है, अगर हम लोग 4th रोड की बात करें तो वैसे तो बीच में जगतपुरा आ जाता है, लेकिन जगतपुरा ऑलरेडी इतना ज्यादा बढ़ चुका है और इसकी कनेक्टिविटी जो है या तो वो आगरा रोड से होके निकलती है या टोंक रोड से निकलती है। और जैसा आप हमेशा कहते हो कि जहाँ कम से कम इन्वेस्टमेंट करके ज्यादा से ज्यादा मिल सके वही ग्रोथ है, और जगतपुरा में ऑलरेडी बहुत ज्यादा हो चुका सब।
और वैसे भी आप देखेंगे तो इनिशियल शुरुआत पे आपका जो पुलिया से जैसे ही हम उतरते हैं अक्षय पात्र मंदिर तक दोनों साइडें करीब करीब खाली पड़ी है। बिल्कुल। और पीछे की साइड भी आप जब डीमार्ट से वापस अंदर टर्न लेते हैं तो सब कुछ खाली पड़ा है। और इसके बाद में हम रोड की बात करें तो आपका आता है टोंक रोड, जो कहाँ जाती है, केवल कोटा टोंक तक जाती है। क्लियर है? बिल्कुल। और रेट्स अगर आप बात करें, मैं 30 फीट चौड़ी रोडों की कम से कम बात नहीं करता साहब, ठीक है, क्योंकि जहां पर नहीं अभी जो बायलॉज आए G+2 की परमिशन रह गई, यानी वो बिल्डर्स वगैरह के लिए तो कोई मतलब ही नहीं रहा। सही बात है। और अगर 40 फीट या उससे ऊपर की मैं बात करता हूं तो एटलीस्ट जो रेटें हैं वो 1.5 लाख 2 लाख रुपए की रेटें हो चुकी। तो 1.5 लाख रुपए को अगर हम लोग मान लीजिए कंपाउंडिंग के अंदर बुनाते हैं, क्योंकि जो प्रॉपर्टी है वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए होती है, ट्रेडिंग करने के लिए नहीं होती। अगर मैं 2 लाख रुपए का 5 साल में बात करूं तो 4 लाख होता है, 10 साल में बात करूं तो 8 लाख होता है, 15 साल की बात करूं तो 16 लाख रुपए प्रति गज होता है, जो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है यदि आप हर 5 साल में रुपए को डबल करते हैं तो। ठीक है, इसके बाद एक डिगी मालपुरा करके रोड निकलती है। सब मुझे पता नहीं है कि उसकी रेट्स क्यों बढ़ रही है, कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। कुछ बिल्डर्स या कुछ कॉलोनाइजर्स हैं जिन्होंने एक कार्टल बनाया, उसकी थोड़ी सी लैंड है, उसका राशनिंग की, उसको कंट्रोल किया रेट्स को, और अपनी मन मर्जी के भाव में उसको बेचने लग गए, डिमांड एंड सप्लाई कंट्रोल करके। 101% सर, क्योंकि सबसे पहले आप ये तो देखिए वो रोड जाती कहाँ है, कहीं भी नहीं जाती। ठीक है, आगे एक सपना भीलवाड़ा एक्सप्रेस हाईवे का बतला रहे, इसके अलावा कुछ भी नहीं। उसके बाद एक बीच में आती है अजमेर रोड, इसके बाद आपकी जो लास्ट रोड आती है वो आती है कालवाड़ रोड। कालवाड़ रोड में भी यदि आप देखते हैं तो शुरू के अंदर तो नो कंस्ट्रक्शन जोन यानी पहाड़ी एरिया आता है, उसके बाद में ये पूरी तरीके से इकोलॉजी और नदी नालों से भरी हुई है। तो फ्यूचर ग्रोथ क्या है मुझे नहीं मालूम है। लेकिन अब हम बात करते हैं अजमेर रोड की। ऐसी सब राजस्थान में कौन सी जगह है जहां पर इसकी कनेक्टिविटी नहीं है, और रिंग रोड आने के बाद तो और बढ़ गई है। हाँ सर, मैं वहीं पे आ रहा हूँ। सबसे पहले आप किशनगढ़, अजमेर, ब्यावर, भीलवाड़ा, उदयपुर, जोधपुर, अहमदाबाद, सूरत, माउंट आबू, बॉम्बे, इन केस इफ यू वांट टू गो एनीवेयर यू कैन यूज अजमेर रोड। इससे थोड़ा सा पहले आ जाओ तो रिंग रोड है। रिंग रोड स्टार्ट ही जो आपके है वो अजमेर रोड से स्टार्ट होती है और उसका जो एंड है वो आगरा रोड पे बगराना पे खत्म होता है, जहां से सीधे आप अब दिल्ली के लिए निकल सकते हो थ्रू बांदीकुई एक्सप्रेस वे। ठीक है, इधर की साइड में आप सीधे दिल्ली एनसीआर को टच कर देते हो। थोड़ा सा पहले आते हो 200 फीट है, उससे आप सिक्कर बेल्ट को चले जाते हो। तो जितना मैं समझ पा रहा हूं उतना आज की डेट के अंदर अगर हम लोग जयपुर की बात करें तो अजमेर रोड से बेटर कुछ भी नहीं हो सकती, क्योंकि आज भी यहाँ की जो प्राइसेस हैं वो काफी ज्यादा अंडर वैल्यू है, क्योंकि इसने अभी तक तो घुटनों पे चलना शुरू किया है। सबसे बड़ा आईटी हब जो है वो महिंद्रा सेज जो है वो भी अजमेर रोड पे है, यानी फ्यूचर का गुड़गांव कहें या हम लोग गिफ्ट सिटी कहें, वो अल्टीमेटली फ्यूचरिस्टिक जो है वो अजमेर रोड ही होने वाली है। तो आज अगर आप पैसा लगाते हैं और फ्यूचर के लिए लगाते हैं तो अकॉर्डिंग टू मी, बाकी देखिए आप लोगों का अपना डिसीजन हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से जो फ्यूचर में ग्रोथ, जो नया जयपुर जो बसने वाला है वो थ्रू अजमेर रोड ही बसेगा। और यहाँ पर ही वो जगह है जहाँ पैसा आपका लगेगा कम पर बढ़ेगा ज्यादा। सर ये तो आपने क्लियर कर दिया कि कहाँ खरीदनी है, ठीक है, लेकिन कैसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है और कैसी प्रॉपर्टी को लेने से बचना है ये समझना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर हम बहुत लुभावने फ्लैट्स और बिल्डर्स, गेटेड कॉलोनीज और इन सबको देखकर बहुत लालच आ जाता है। दोस्त भी मेरा खरीद रहा है, ऐसा भी हो रहा है, वो भी हो रहा है। तो एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट के पर्पज से, पैसा मल्टीप्लाई करने के पर्पज से कौन सी चीज खरीदनी चाहिए और कैसी से बचना चाहिए? सर एक तो अभी आपने एक वर्ड बोला, लालच आ जाता है। लालच आता नहीं है, लालच आपके अंदर पैदा किया जाता है। भ्रामक जो एडवर्टीजमेंट्स होते हैं, उसके अलावा खुद की जो बड़े बड़े कमीशन देके जो सेल्स टीम होती है वो आपके दिमाग में केवल और केवल वो चीजें भर देती है कि इन केस इफ यू वांट टू बाय एनी प्रॉपर्टी देन यू शुड गो देयर ओनली। तो ऐसा है एक्चुअली, आप जो प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हो वो आपकी मेहनत की कमाई
आप वहां पर लगा रहे हो, आप कोई शर्ट परचेज नहीं कर रहे हो कि 2-4 हज़ार में आ जाएगा। और खाली रुपयों के साथ साथ एक प्रॉपर्टी के अंदर आपकी फैमिली के इमोशंस जुड़े होते हैं, सिक्योरिटी जुड़ी होती है, हैप्पीनेस जुड़ी होती है। इसलिए आप जहां भी इन्वेस्ट कर रहे हो, सबसे पहले उस जगह पर जाकर अच्छे से उसको देखिए, समझिए। अब जैसा आपने मेरे से पूछा कि किस तरह की प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, मैं पहले भी आपके इसी चैनल पे आके बतला चुका हूं कि स्पेशली आप फ्लैट्स वगैरह में कभी भी इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं होते, क्योंकि पहले तो वो वास्तु के अकॉर्डिंग नहीं होते। उसके बाद आज जिस जगह को आप खरीदते हो बराबर में कोई नया बिल्डिंग बन जाती है, लोग उसी को प्रीफर करते हैं कि वहां पर जगह लें। तो नॉर्मली जो खाली प्लॉट होता है जिसके अंदर इन्फिनिट होता है कि आप कुछ भी बना सकते हो, तो वहां की रेट हमेशा एप्रिशिएट होती है और फ्लैट्स वगैरह की रेटें हमेशा डेप्रिशिएट होती है। अब सेकंड चीज आपने मेरे से पूछी कि किस तरह की प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए। सर, जो नए बायलॉज आए हैं, आप उसको सर्च भी कर सकते हैं JDA या UDH के। उसके अंदर अगर 30 फीट की जो रोडें होती है जिसके ऊपर G+2 की ही परमिशन रह गई, तो सबसे पहले तो फ्यूचर के लिए आप 30 फीट की जो रोडें हैं उसको खरीदने से बचें, क्योंकि आज कोई भी कॉलोनाइजर है वो आपको बतलाता है सर 30 फीट कम नहीं होती। लेकिन एक छोटी सी बात आप बतलाइए कि सबसे पहली चीज क्या होती है, एक गाड़ी का जो साइज होता है, हम और आप दोनों गाड़ियां मेंटेन करते हैं, 7 फीट का चौड़ाई में होता है, 3 फीट का गेट खुलता है, यानी एक गाड़ी की साइज 10 फीट हो जाती है। 10 फीट की गाड़ी इस साइड लग गई, 10 फीट की गाड़ी रोड के दूसरी साइड लग गई, अब बीच में 10 फीट की रोड है, उससे क्या आदमी निकलेगा और कौन सी गाड़ियां क्रॉस करेंगी? इसमें आपने 2 चीजें अभी ऐड नहीं करी, जो अतिक्रमण हो रहा है। हाँ, लोग बीच में फुटपाथ और बना देते हैं। अच्छा, इसके बाद सेकंड क्या होता है, आज कॉलोनाइजर जो होता है, नॉर्मली अगर दूसरी कॉलोनी होती है तो किसी का मकान का 50-50, 70-70 फीट का फ्रंट होता है। जिस कॉलोनी में कॉलोनाइजर प्लॉट्स काटते हैं, मैक्सिमम उसकी साइज ही 100-150 गज के अंदर रख देते हैं, यानी जो फ्रंट होता है वो 12-15 फीट का होता है। अब आप यूं समझ के चलिए कि अगर मैं 500 फीट की रोड है, एक तो उसमें केवल 10 मकान प्लॉट्स इधर बने, 10 प्लॉट इधर बने, क्योंकि एक एक का 50-50 फीट का फ्रंट है, ठीक है। और एक हम अगर 10-10 फीट का फ्रंट होता है तो 50 प्लॉट इधर बने, 50 प्लॉट इधर बने, यानी एक तरफ तो खाली 20 गाड़ियां खड़ी होनी है और एक तरफ उसी लेन में आपके 100 गाड़ियां खड़ी होनी है। तो आप सोच के देखिए फ्यूचर के अंदर वहां पार्किंग की क्या व्यवस्था हो जाएगी, गाड़ी चलेगी कहां पर, खड़ी रह जाएगी, ठीक है ना। तो अगर 30 फीट की रोडें होंगी तो सब मेरे हिसाब से तो सबसे पहले तो उसको अवॉइड करना चाहिए। दूसरी चीज है कि जिस भी जगह आप ले, सारे के सारे चरपेटे वाले मकान नहीं लो। उसका कारण क्या होता है, आज जब चरपेटा यानी आप समझ गए दोनों मकान एक दूसरे से भिड़े हुए हों, यानी चरपेटा बोलते हैं हम लोग उसको, तो उसके अंदर हवा, पानी, धूप सबकी प्रॉब्लम रहती है। उसके बाद में जब दोनों मकान आपके मिलके बन जाते हैं, ऊपर से जब पानी टप टप करता है तो बीच में कहीं भी अगर जगह रह जाती है तो हमेशा जिंदगी भर के लिए वो सीपेज की प्रॉब्लम वहां आ जाती है, सीलन आती है। तीसरी सबसे बड़ी बात है, उस जगह पर कोई भी एलीट क्लास का जो आदमी होता है, जिसको अच्छा स्टैंडर्ड मेंटेन करना होता है, वो आने की नहीं सोचता है। तो आपकी जो कम्युनिटी बनती है वो अच्छी नहीं बन पाती, वो नहीं बनती है। तो ये आप समझ रहे हैं, तो ठीक है, आपको एक रीजनेबल प्लॉट चाहिए है तो आप कम से कम ऐसी जगह लो जहां पर कम से कम 60% एरिया जो है आपका वो ग्रीन ओपन स्पेस हो, बड़ी बड़ी पार्किंग छोड़ी हुई हो, वहां पर्टिकुलर सोसाइटी में, उस कॉलोनी में खुद की बहुत काफी बड़ा सारा कमर्शियल स्पेस हो। क्योंकि अगर फ्यूचर ग्रोथ के हम लोग बात करें एस्पेक्ट से, तो फ्यूचर ग्रोथ हमेशा वहीं पर होगी जहां पर बहुत ज्यादा बड़ा कमर्शियल स्पेस होगा, जहां पर बड़े बड़े मॉल्स आएंगे, जहां बड़े बड़े रिक्रिएशन सेंटर, पब आएंगे, जहां पर बड़े बड़े शोरूम्स आएंगे, शॉपिंग के लिए एरिया होगी, थिएटर होंगे। तो अगर आप बात करें कि मैं सब एक गेटेड कॉलोनी में ले लेता हूं, तो मुझे नहीं लगता कि उसके अंदर कभी भी आपका पैसा बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ेगा। और ज्यादा इसको प्रमाणित करने के लिए सोचने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा रिवाइंड करके हम वैशाली और मालवीय नगर को देख लें तो हमारे दादा पापा बताते जब जीटी नहीं था तो मालवीय नगर क्या था, हाँ। या वैशाली में जब चीजें नहीं थी तो वैशाली क्या थी, और आज रॉकेट बन चुके हैं सर। ये क्योंकि गेटेड कॉलोनी नहीं है बेसिकली, यहाँ पर गेट नहीं लगे हुए हैं, यहाँ पे एक बड़ा चंक है मार्केट का। ये आप वैशाली कह लें, आप मालवीय नगर कह लें, आप मानसरोवर कर लें, ये सारे के सारे क्या है, गवर्नमेंट की कॉलोनीज है।
एक टाइम तक इनको कोई नहीं पूछता था, लेकिन उसके बाद जिस समय इन्होंने रॉकेट बनना शुरू किया, हर कोई उसी के ऊपर चलती ट्रेन में सवार हो रहा है। बिल्कुल रुके ही नहीं। उसका बड़ा सिंपल सा रीजन है, गेटेड कॉलोनी जो होती है सब, उसके अंदर एक कॉलोनाइजर का खुद का लालच होता है। खुद की होने के कारण से छोटी सी साइज होती है और वो उसके अंदर टेम्परेरी मेकअप करता है, दिखावटी मेकअप, यानी रंग रोगन कर दिया, पेड़ लगा दिए, जैसे उसकी वो कॉलोनी बिक जाती है वो अपनी दूसरी कॉलोनी डेवलप करने के चक्कर में उसको छोड़ जाता है। सेकंड, इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है गेटेड कॉलोनी, जिसको हम बोलते हैं कॉलोनाइजर्स की कॉलोनी, टेम्परेरी फील गुड वाली कॉलोनी में नाम देता हूं उसका, उसमें आपको हर महीने का मेंटेनेंस चार्ज भी देना पड़ता है। तो ये वैशाली या जो आप बात कर रहे हैं, इनका कोई मेंटेनेंस चार्ज नहीं लगता था, उन्होंने 20 साल तक भी रखा तो भी उनका कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगा। वरुण जी, मेरे हिसाब से आपको वहीं पर इन्वेस्ट करना चाहिए जहां पर बड़ी बड़ी सेक्टर रोड्स हो, सारी की सारी आधारभूत मूलभूत सेवाएं हो, काफी बड़ा ओपन स्पेस हो, बड़ी बड़ी आपके पार्किंग स्पेसेस हो, और मैं अगर कहूं कि 60-70% ओपन स्पेसेस हो। तो ये जिस समय भी आप जहां भी प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, सबसे पहले उस कॉलोनाइजर से आप ये पता जरूर कर लेवें कि इसके अंदर ओपन स्पेस कितनी है, यहाँ पर कमर्शियल स्पेस कितना है, यहाँ अतिक्रमण करने वाले किसानी खेती की जमीनें तो नहीं है। अगर वो सब कुछ आपको सही लगता है तो प्रॉपर्टी कहीं भी परचेज कर लीजिए, प्रॉपर्टी एक ना एक दिन हमेशा ऊपर जाना उसका निश्चित है। राइट। तो सर, ये तो हमने बहुत सारी चीजें समझ ली, और मेरे हिसाब से अगर कोई भी रिश्तेदार अपने 10-15-20 रिश्तेदारों को खंगालेगा तो उन्हें पता चल जाएगा कि इन्होंने वेल्थ कैसे बनाई है, जिनकी वैशाली, मालवीय नगर, मानसरोवर में पुरानी प्रॉपर्टीज रही होगी। एक सर और सवाल आता है, और ये वही मैं शुरुआत जहां से की थी, डर की बात, कि यार यहाँ पैसा लगाना सेफ तो है ना, फंस तो नहीं जाएगा अजमेर रोड पे मैं पैसा लगाऊंगा तो? ये क्वेश्चन बहुत आता है, इन्वेस्टर का पैसा फंस जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। वरुण जी, देखिए, मैं यहाँ पे पर्टिकुलर अजमेर रोड की बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा कि आपका पैसा कहाँ फंस सकता है। ये बहुत ही बढ़िया सवाल आपने पूछा है, और काफी सारे लोग हैं वो एडवर्टीजमेंट में फंसकर या अपने रिश्तेदारों की बातों में आकर अपना पैसा बर्बाद कर लेते हैं। और आज की डेट में आपको मालूम है कि दुनिया में सबसे ज्यादा जो झगड़े होते हैं वो प्रॉपर्टी को लेकर ही होते हैं। हर 2-3 दिन में ऐसी खबरें आती रहती है, अखबार खंगाले तो बहुत मिलती है। तो सब प्रॉपर्टी के लिए आप सबसे पहले तो ये देखिए कि एक तो सोसाइटी पट्टे की जो जमीनें होती है, मैं पहले भी वीडियो में बतला चुका, वो कभी भी लेने की कोशिश नहीं करें, क्योंकि जो आपकी सोसाइटी पट्टे की जमीनें हैं वो लास्ट 2003 तक ही लीगल थी। सस्ते के चक्कर में बहुत लोग फंसते हैं। उसके बाद में 2003 के बाद में वो लीगल ही नहीं है, पूरी तरीके से इलीगल है। कई कॉलोनाइजर हैं आज भी पुरानी डेट के अंदर पट्टे लेकर आपको देते हैं, वो पूरी तरीके से कल आप फंस सकते हैं। उसका रीजन क्या है? ज्यादातर जो सोसाइटी पट्टे की जमीनें हैं वो आपका, अगर मैं बात बोलूं, चरवाहा जमीन हो गई, गोचर की जमीन हो गई, मंदिर माफी की जमीन हो गई, ग्रीन बेल्ट की जमीन हो गई, इसके अलावा अब्दुल रहमान नदी नाले का डूब क्षेत्र हो गए, ST/SC की जमीनें हो गई, इन जमीनों के अंदर काटी जाती है। सोसाइटी पट्टे की जमीन कभी भी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि कॉलोनाइजर जो है सबसे पहले कोई किसान से जमीन खरीदता है, उसको पूरा पेमेंट करता नहीं है। मान लीजिए 20% पेमेंट किया और अपना नक्शा खोल के बैठ जाता है, सारे प्लॉट बेचने शुरू कर देता है। कल को अगर कॉलोनाइजर उसका पेमेंट नहीं करेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि किसान है वो ना कर देगा प्रॉपर्टी लेने से। मरेंगे कौन? जिन्होंने पैसा एडवांस दे दिया। चलिए, इसके बाद मान लीजिए सब कुछ ठीक होता है, कॉलोनाइजर जो है वो जमीन को सोसाइटी में सरेंडर कर देता है। सोसाइटी क्या होती है? सब एक कंपनी होती है। अगर हम लोग प्रॉफिटेबल की बात करें तो ROC में उसकी इंद्राज होता है, और नॉर्मल जो होता है वो नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी जो होती है उसको हम लोग सोसाइटी पट्टा बोलते हैं। इसके बाद सोसाइटी वाला अपने हिसाब से उसका पट्टे काटता है और सामने पार्टी को दे देता है। अब कल मान लीजिए उसके ऊपर रोड निकलती है, गवर्नमेंट को लगता है कि इस पे रोड निकाल दिया जाए, तो पहली चीज तो जमीन ही ग्रीन बेल्ट की थी या किसी दूसरे की थी, मान लीजिए वो लीगल थी, उसका मुआवजा किसको मिलेगा? क्या किसान को मिलेगा? नहीं, उसने कॉलोनाइजर को दे दिया। क्या कॉलोनाइजर को मिलेगा? नहीं, उसने वो जमीन है जो सोसाइटी में सरेंडर कर दी। क्या सोसाइटी को मिलेगा? नहीं, क्योंकि सोसाइटी तो अस्तित्व में ही नहीं है, 2003 के बाद लीगल ही नहीं है। और क्या आपके ओनर को मिलेगा जिसने
नहीं, क्योंकि जमीन उसकी है ही नहीं। जो पट्टा दिया है वो केवल अध्यक्ष और सचिव ने नहीं दिया है, उस सोसाइटी पट्टे के अंदर कम से कम 15-20 मेंबर हैं। उन लोगों का भी एक्चुअली वो जमीन जो है वो सोसाइटी पट्टे की है, ना कि उनके अध्यक्ष और सचिव की। तो कुल मिला के वो सारी की सारी चीजें फ्रॉड बिखर के चली गई। इसके अलावा अगर आपको प्रॉपर्टी सेफ लेनी है तो सबसे पहले तो देखिए आप उसका मास्टर प्लान समझिए। U1 जोन क्या है, U2 जोन क्या है, U3 जोन क्या है, उसके बाद वो कौन से इकोलॉजी जोन में आती है, या आपके इंडस्ट्रियल जोन में आती है, कमर्शियल में आती है, मिक्स यूज में जोन में आती है, या रेजिडेंशियल जोन में आती है। आज मान लीजिए अभी जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि अगर कोई दिल्ली रोड की साइड में जमीनें लेता है तो उसके अंदर इकोलॉजी जोन है। इकोलॉजी जोन का मतलब हो गया सब मैक्सिमम आप उसके ऊपर 10% ही कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। बिल्कुल इलीगली आप कुछ भी कर रहे हो एक अलग बात है। इसीलिए अगर आप दिल्ली रोड पे देखेंगे तो ज्यादातर खाली रिसोर्ट्स वगैरह के अंदर डेवलप हुई चीजें आपको मिलेगी। और अगर आपको जेडीए रेजिडेंशियल पट्टा देता है मतलब वो हर तरीके से जांची हुई चीज है और इसीलिए जेडीए पट्टा लेना चाहिए। हाँ साहब, यहाँ एक और मैं आपको ध्यान डालना चाहूंगा। कई लोग क्या होते हैं, इस प्रॉब्लम में भी फंसते हैं कि किसी किसान से जमीन लेते हैं और उसकी अलग अलग टुकड़ों में रजिस्ट्री करवा लेते हैं और ये मान के चलते हैं कि हाँ हमारा ये प्लॉट हो गया। नहीं, वो एग्रीकल्चर है, वो एग्रीकल्चर है, उसके ऊपर आप तरीके से केवल 10% ही कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। सही बात। सबसे पहले आपको जमीन लेकर उसका 90A 90B करवाकर उसका जो आपका भू हस्तांतरण होता है, यानी उसका यूज जो है, यूज को आपको रेजिडेंशियल में, कमर्शियल में ट्रांसफर करवाना होता है और उसके बाद ही आप उसका यूज कर सकते हो। तो आज एक्चुअल प्रॉब्लम कहां पर होती है, अगर आप कोई कॉलोनाइजर कोई कॉलोनी काटता है तो उसके अंदर 12.5% के प्लॉट्स रहन करता है, उसमें पूरा डेवलप करता है उसको, और उसके बाद ही वो उसको कंप्लीटेशन सर्टिफिकेट लेकर आपको चीजें देता है और रेरा अप्रूव होती है। हालांकि वो 30 फीट वाली जो प्रॉब्लम्स है वो वहां बरकरार है, उसके अंदर छोटे छोटे जो प्लॉट्स काटता है वो दिक्कत है। तीसरी जो प्रॉब्लम सबसे बड़ी आती है, इसके आसपास चारों तरफ किसानी कब्जे की जमीनें होती है, जहां पर आपको प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि आप उस जमीन को आज के लिए नहीं ले रहे, आप उसको फ्यूचर के लिए ले रहे हो। आप साल 2 साल उसको जब नहीं संभालते हो तो जिस किसान से जमीन ली थी हो सकता है उसी ने उस पर डेरा जमा रखा हो। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वहां पर आपके कमर्शियल के नाम पर मैक्सिमम 2 से 5% ही कमर्शियल मिलता है, ठीक है। और अगर हम लोग सोसाइटी पट्टे में जाते हैं वहां तो सब कुछ घपला ही घपला है, क्योंकि उनको न तो 12.5% रहन करना होता है, न कंप्लीटेशन सर्टिफिकेट लेना होता है, न जो डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है उसको वो पूरा करते हैं। इवन 80% तक वो कंस्ट्रक्शन की जमीनें बेच देते हैं और 20% ही ओपन स्पेस छोड़ देते हैं। फिर ये जितनी भी प्रॉब्लम्स है, ग्रीन बेल्ट की है, अब्दुल रहमान की है, तो ये सारी चीजें सब आप देखने के बाद ही अगर प्रॉपर्टी लेते हो, इसका मतलब तो आप सेफ उसमें हो। इसके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि जब भी आप प्रॉपर्टी लेते हो एक अच्छा जो कंसल्टेंट होता है उसकी राय जरूर लो और उसके बाद ही ढंग की प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करो।